एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। तो आंसर की आ चुकी है जो आपने मार्च में एग्जाम दिया है, तो उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन से आंसर हम चैलेंज कर सकते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख सकता हूं कि किन किन क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं, किन को हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं शिफ्ट 1 के क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 12014, इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि यूपीएससी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। तो बेसिकली इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें ये कहा गया है कि 4 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये 4 स्टेटमेंट भी जो दी गई है ये भी करेक्ट है। ये किस तरह से करेक्ट है इसको भी हम देख लेते हैं प्रूफ के साथ। तो ये सबसे पहले है कि आर्टिकल 320 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा गया है कि ये यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ड्यूटी होगी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके स्टेट में एग्ज़ाम करवाए तो यूपीएससी करवाएगा। ठीक है, तो ये लिखा गया है इसमें। दूसरी ओर ही एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 315 क्लोज नंबर 4 में लिखा गया है कि अगर गवर्नर के स्टेट यूपीएससी को रिक्वेस्ट करते हैं और प्रेसिडेंट भी उसे अप्रूव कर देते हैं तो यूपीएससी उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। यूपीएससी की आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आर्टिकल 320 निकाल कर देख सकते हैं। सिमिलरली और आगे चलेंगे तो उनकी वेबसाइट पे आर्टिकल 315 भी मिल जाएगा और आपको वो भी क्लोज मिल जाएगा जिसमें गवर्नर की बात की गई है, दैट इज़ क्लोज नंबर 4। तो ये क्लेम किया जा सकता है क्वेश्चन, इसका प्रूफ भी जो है बहुत बढ़िया जो है मिल रखा है। तो कहीं से भी आप इस आर्टिकल को जो है रेफ़र कर सकते हैं। अगर यूपीएससी की वेबसाइट का नहीं देना स्क्रीनशॉट, कहीं और से भी दे सकते हैं, तो ये आर्टिकल रेफ़र किए जा सकते हैं इस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसका आईडी नंबर है 12024। इसमें फॉलेट को लेकर उनका एक क्वेश्चन दिया गया है पावर और अथॉरिटी को लेकर। तो बेसिकली इसमें राइट आंसर दिया गया है कि पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, ऐसा फॉलेट का कहना है। ये राइट आंसर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में। बट सोर्स को हम देखें ध्यान से, जैसे कि इग्नो के अगर सोर्स को देखें तो ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर एक्चुअली बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये अथॉरिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, पावर कैन ऑलवेज बी डेलीगेटेड। कैसे, वो देख लेते हैं। तो इग्नो के ये सोर्स है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सोर्स का लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इस सोर्स का एक स्क्रीनशॉट देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है अथॉरिटी इज़ समथिंग डेट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सो इसके अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर फिर सही बनता है, यही बनता है, अथॉरिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, पावर कैन ऑलवेज बी डेलीगेटेड। तो इस क्वेश्चन को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो सोर्स 2 भी देख लेते हैं, अथॉरिटी बिलोंग्स टू द जॉब एंड स्टेज विद द जॉब, इसलिए ये डेलीगेट नहीं की जा सकती। ये एकेडमिया का एक रिसर्च पेपर है जिसका एक स्क्रीनशॉट है, वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है क्वेश्चन नंबर 12040, उसकी आईडी ये है। तो ये है सुपर स्ट्रक्चर को लेकर कि कौन से थिंकर जो है वो मानते हैं सुपर स्ट्रक्चर जो है रिलेटिवली ऑटोनमस होती है, बेस पे डिपेंड नहीं करती। जो मार्क्स का बेस और सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल है वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी उन्होंने गलत दे रखा है। उन्होंने कहा है राइट आंसर है 3rd, बी, सी एंड डी ऑप्शन दे रखी है, बल्कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली लुइस अल्थुजर भी मानते हैं कि स्ट्रक्चर जो होती है वो रिलेटिवली ऑटोनमस होती है। इस हिसाब से ऑप्शन गलत हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। तो इसका भी सोर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सफर्ड रेफरेंस की ये जो वेबसाइट है वहाँ से हमें साफ साफ मिलता है कि जो अल्थुजर है या अल्थुजियन की जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो भी क्या मानते हैं, वो भी सुपर स्ट्रक्चर की रिलेटिव इंडिपेंडेंस को मानते हैं। ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप और जाएंगे तो आपको वहाँ पर इग्नो के भी मिल जाएंगे सोर्स 2 में, कि इग्नो के नोट्स में भी ये दे रखा है कि जो अल्थुजर है उनके लिए सुपर स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिवली ऑटोनमी पाई जाती है सुपर स्ट्रक्चर में। तो ये भी आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है क्वेश्चन आईडी 12095। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अथॉरिटेरियन रिजीम्स में सिविल लिबर्टीज़ की क्या हालत होती है, क्या स्टेटस होता है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। राइट आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में है कि वो रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये साफ साफ है अथॉरिटेरियन रिजीम में सिविल लिबर्टीज़ की कब से लिबर्टी की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी गई है। तो ये गलत है अपने आप में। इसका राइट आंसर एक्चुअली होना चाहिए ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, कि ऊपर की तीनों जितनी ऑप्शन दी गई है वो फॉल्स है। तो
तो इसको भी आप देख सकते हो कि इन्होंने खुद ही पैराग्राफ में बताया है कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है कि ना उसमें फ्री ना कॉम्पिटिटिव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर सिविल लिबर्टी जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसी चीज़ों को नहीं दिया जाता है, क्रश किया जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को भी चैलेंज किया जा सकता है, ईजी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है, क्वेश्चन आईडी जिसकी है 12099, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें ऑफिशियली आंसर की में देखें तो वो मानते हैं कि असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीज़न वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। और जो मुझे स्टूडेंट ने भेजा है वो कहते हैं कि आर बी जो है, रीज़न बी, वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और आंसर ये होना चाहिए। अब मेरे अकॉर्डिंगली ये है कि इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक चॉइस एंड एनपीएम इज़ मोर ऑन द प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन, इसको क्लेम करना कि ये रीज़न ठीक है, ये रीज़न जो दिया गया है ये ठीक है, इसके लिए सोर्स बहुत ही सही चाहिए, क्योंकि असर्शन रीज़न के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको चैलेंज करना बहुत टफ होता है। और मुझे उन्होंने सोर्स नहीं भेजा है, जिसके लिए मुझे भी ये सोर्स अभी तक मिला नहीं कि मैं वेरीफाई कर सकूं कि ये क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए। तो ये रिस्की है इस क्वेश्चन को चैलेंज करना, आप अपने रिस्क पर ही करना। मुझे इसका कोई सोर्स अभी तक नहीं मिला है। अगर आपको सोर्स मिल जाता है, कोई बहुत ही कंसोलिडेट पुख्ता सबूत, ठीक है, जो आप लगा सकते हो साथ में, तब जाकर इस क्वेश्चन को चैलेंज करना जिसमें आप इस क्लेम को ठीक कर सको। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप चैलेंज अपने रिस्क पे करना। तो बढ़ते हैं अगली शिफ्ट की ओर। शिफ्ट 2 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो आप चैलेंज करोगे, बाकी शिफ्ट 2 में कोई भी लूप होल नहीं है, सारे आंसर करेक्ट दिए गए हैं। वो है कि सीबी मैकफर्सन ने, क्वेश्चन आईडी है 2043, पहले तो ये ध्यान में रख लीजिए कि सीबी मैकफर्सन ने इनमें से कौन सा कंसेप्ट नहीं दिया है। तो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक भाई आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी, उन्होंने टर्म जो है या कंसेप्ट नहीं यूज़ किया है। ये गलत बात है। सीबी मैकफर्सन ने, मैंने भी आपको पढ़ा रखा है डेमोक्रेसी वाली वीडियो में, कि डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट उन्होंने दे रखा है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए आप प्रूफ कौन सा लगाओगे? इसके लिए आपको प्रूफ ये पीडीएफ में मिल जाएगा, थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखी है। तो इसके लिए आप प्रूफ लगाओगे ये जो हमने एक आर्टिकल निकाला है माइकल क्लैर्क एंड रिक टिलमैन का, जो जे स्टोर में अवेलेबल है, जर्नल ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़ में पब्लिश हो रखा है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि सीबी मैकफर्सन ने डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की थ्योरी दी है, राइट। तो ये यहाँ से क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा सोर्स 2 भी है, प्रतियोगिता दर्पण है जो मैगज़ीन, उसमें भी साफ साफ ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का आइडिया सीबी मैकफर्सन का है, ये बता रखा है। तो आप वैसे पहले आर्टिकल को ही लगा देंगे जो कि जे स्टोर में पब्लिश है, यही अपने आप में काफ़ी होगा। तो बढ़ते हैं अब कट ऑफ की ओर कि कट ऑफ के क्या चांसेस रहने वाले हैं, कौन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये पिछली कट ऑफ है, ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि पिछली कट ऑफ परसेंटाइल के बेसिस पे आते हैं, तो कहना मुश्किल है कि कट ऑफ एक्चुअली पिछली बार जो 2020 या जून 21 का एग्ज़ाम था उसमें कितनी आई है और सिमिलरली जून 2022 के एग्ज़ाम में कितनी आई, कहना मुश्किल है। लेकिन हम जितने स्टूडेंट से बात करते हैं, जो हमें कमेंट्स में या हमें टेलीग्राम पर उनके मैसेजेस आते हैं, वहाँ से एक अनुमान हम पिछली कट ऑफ का लगा लिया था कि इतने के आसपास कट ऑफ जो है रहती है। तो उसी के बेसिस पे हम एक आइडिया दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी जो एंग्जाइटी है ना कि रिज़ल्ट आने से पहले ही मुझे रिज़ल्ट पता चल जाए, वो आपकी एंग्जाइटी थोड़ी सी काम हो जाए। तो ये एक तरह से हम जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करने वाले हैं, ये वेदर प्रेडिक्शन की तरह है, ठीक है, कि पूरी 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है, जनरली इतनी ही रहती है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो नेट अगर 100 से क्वेश्चन आपके ज़्यादा ठीक है तो आपका नेट हो गया। सिमिलरली अगर जेआरएफ में जनरल कैटेगरी के क्वेश्चन 110 से ऊपर है तो उसका जेआरएफ हो जाएगा। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के भी दे सकते हो, अगर 96 से ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर हैं तो आपका नेट क्लियर है, अगर 106 है तो जेआरएफ क्लियर है। इसी तरह ओबीसी की अगर 94 से क्वेश्चन ज़्यादा ऊपर ठीक है तो आप सेफ साइड लेकर चल सकते हो कि आपका नेट क्लियर है, और इसी तरह 104 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो जेआरएफ के चांसेस है। इसी तरह एससी के अगर 92 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, उससे ऊपर है तो नेट के चांसेस है, और अगर 102 से ऊपर क्वेश्चन आपके एससी के गए हैं तो वो जेआरएफ के चांसेस है। एसटी के 90 गए हैं तो नेट के चांसेस है, और अगर 100 से ऊपर एसटी के क्वेश्चन ठीक होते हैं तो जेआरएफ के चांसेस है। पीडब्ल्यूडी के बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसको प्रोडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर जनरली देखें तो 88 से ऊपर हैं
क्वेश्चन तो नेट तो पक्का ही है, 98 से ऊपर है तो JRF तो पक्का ही है। हालांकि इससे बहुत ही कम जाएगा PWD के डिफरेंट कैटेगरी के। तो ये एक अनुमान है जो कट ऑफ का रहा है। PDF आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मैं इसको पिन कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जब स्टूडेंट्स चैलेंज करेंगे आपके मार्क्स थोड़े और इंक्रीज हो जाएंगे, खास करके शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन की गलतियां हैं, ज़्यादा संभावना है कि शिफ्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।